नमस्कार। परमार एजुकेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं ब्रजलता चौधरी, रत्नी देवी गर्ल्स पीटी कॉलेज, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु हमारी चल रही थी। इसमें कई सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं, जिसमें शिक्षण अधिगम का टॉपिक अपना चल रहा था और किसी कारणवश कल एक जो सिद्धांत था वो अधूरा रह गया। तो जहां से कल छूटा था वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा सिद्धांत था कल का वो चल रहा था व्यक्तित्व के अधिगम के सिद्धांत में भी। पहला तो हो चुका है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसमें कुत्ते पे प्रयोग किया था उन्होंने। इसके बाद जो आता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इस पे चल रहे थे, थोड़ा सा डिस्कस भी हमने किया था और आज पुनः इस पे आगे बढ़ते हैं हम। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है B.F. स्किनर के द्वारा दिया गया। ये अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने पुनर्वलन देने पर बल दिया। पुनर्वलन, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, सिखाने में पुनर्वलन का इन्होंने बहुत ही महत्व बताया है। इन्होंने जो प्रयोग किया वो चूहे और कबूतर पे किया। इनका प्रयोग किस पे था? चूहे और कबूतर पे। इनका जो बॉक्स है उसका नाम ही स्किनर बॉक्स दिया गया। इन्हीं के नाम पे इनका जो बॉक्स है इसका नाम दे दिया गया। अगर हम बात करें चूहे के इसकी, इस पे कैसे प्रयोग किया गया, तो एक चूहे को स्किनर बॉक्स या कोई भी डब्बा है जिसमें बंद कर दिया चूहे को। चूहा जब इसमें बंद हो जाता है पिंजरे में, तो वो अपनी मर्जी से ही इधर उधर उछल कूद करता है या बाहर निकलने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कई बार घरों में भी हम पिंजरे में चूहे बंद कर लेते हैं या छोड़ने जाते हैं, तब तक वो किस तरह से उछल कूद करते हैं। वैसे ही ये भी, इसकी जो क्रिया चल रही है वो अपने आप से ही कर रहा है, उसके लिए कोई उस पर दबाव नहीं है। तो बार बार ये ऐसे ही उछल कूद करता रहता है और एक इसमें खटका लगा रहता है या लीवर जिसे बोलते हैं हम। इस पे अनजाने में इसका पैर पड़ जाता है और पैर जैसे ही पड़ता है खटका दब जाता है और जैसे ही दबता है, दबने के साथ ही कुछ अन्य के दाने इस खटके के नीचे जाते ही, इसका कोई ऐसा सिस्टम यहाँ से जुड़ा है या फिर यहाँ से इसमें अंदर दाने आ जाते हैं और चूहा खा लेता है। तो बार ऐसे प्रयास किए गए और एक समय ऐसा आता है कि चूहा डायरेक्ट खटके पे जाने लग गया। तो इससे वो कुछ सीखा। सीखने के लिए उसे पुनर्वलन यहाँ क्या रहा, जो अन्न के दाने आ रहे हैं, जो खाद्य सामग्री आ रही है, वो उसे प्रेरित कर रही है उसको दबाने के लिए, यानी कोई क्रिया करने के लिए। तो दो बातें इन्होंने कही, इसी से निकल के आती है क्रिया प्रसूत और प्रतिवादी व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार ऐसा है जिसमें अपने आप से, अपनी मर्जी से ये जो क्रियाएं हैं ऐच्छिक होती हैं, इन्हें अपने आप से प्रेरित होकर करता है, अपनी आवश्यकता के हिसाब से करता है इन क्रियाओं को। और दूसरा जो प्रतिवादी व्यवहार है, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इनके लिए कुछ बाह्य कारक होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा तेज रोशनी में आंखें बंद हो जाती हैं, ना हम अगर ना चाहें तो भी बंद हो जाएंगी, या कोई अचानक से आवाज आती है, डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, कहीं कोई अच्छी खुशबू आती है, मुंह में लार आ जाती है। तो ये सारी जो क्रिया है वो कैसी है? अनैच्छिक। या छींक आती है। तो इस तरह से एक व्यवहार तो ऐसा है जो अपने आप से हो रहा है, जैसा कि चूहे ने किया, और एक ऐसा है जिसे हम सीख जाते हैं, जैसी स्थितियां होती हैं उनके अनुकूल। इन पे हमारा कोई बस नहीं चलता है और इनको अपनी मर्जी से करते हैं। तो इस तरह से इनकी दो बातें आई निकल के। इनका जो सिद्धांत है इसे RS सिद्धांत भी कहते हैं। RS सिद्धांत। SR थायरनडाइक का है, जिसे हम अगले उसमें पढ़ेंगे। ये सिद्धांत भी इसे दिया गया, कबूतर पर भी ये प्रयोग किया गया।
उस पर भी ऐसी स्थितियां बनी, उसे इस तरह से पिंजड़े में बंद करके इस तरह से ये किया गया जैसे चूहे पे किया गया है। दोनों में कोई ज्यादा ऐसा वो नहीं है, समानता ही है। तो कबूतर भी ऐसे ही फड़फड़ाता है दाने प्राप्त करने के लिए और अंत में उसे सफलता मिल जाती है। तो यहाँ चूहा अपनी मर्जी से करता है। तो ये सारी गतिविधियां कहीं ना कहीं सीखने में उपयोगी होती हैं और उछल कूद करने का परिणाम इसे क्या मिलता है, यानी कहने का मतलब कोई क्रिया कर रहा है तो क्रिया के बदले में उसे कुछ मिलना चाहिए सकारात्मक। वैसे ही सिखाने में, शिक्षा में अगर इसके महत्व की बात करें तो बच्चों को जब सिखाया जाता है, सिखाने के दौरान उन्हें पुनर्बलन देना जरूरी है। जिस मात्रा में उनके उधर से जवाब आते हैं या उनसे पूछा जाए या वो सीख रहे हैं, उसी मात्रा में उन्हें या इतने ही अनुपात में उन्हें पुनर्बलन देना चाहिए। अब ये पुनर्बलन कब देना चाहिए, या तो जो उसकी क्रिया चल रही है उसके मध्य या क्रिया समाप्ति के मध्य। सूक्ष्म शिक्षण में भी आपको सिखाया जाता है, ये सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने का काम करता है। उसमें 3-4 चीजें ये इम्पोर्टेंट आती हैं। एक तो क्रिया, व्यवहार, मोटिवेशन, ये सारी चीजें इनके अंतर्गत आती हैं और इसीलिए इन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत कहा जाता है। ये व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, ये सिखाते हैं या सीखने को और मजबूत या अग्रसर करने का कार्य करता है कौन, पुनर्बलन। और उस पुनर्बलन पर ही इन्होंने बल दिया है, जो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। मान लीजिए किसी बालक ने गलत जवाब दे दिया तो नकारात्मक के लिए ये नहीं है उसे बहुत ज्यादा डांट फटकार लगानी है, उसे अपने तरीके से आप गर्दन हिला करके कुछ इस तरह से कर सकते हो जो सही आंसर दे दे। अगर आंसर सही चल रहा है तो बीच बीच में भी हमारा चलता रहना चाहिए, जैसे हम सिर हिला के सहमति जताते हैं, तो उससे बच्चे को संतुष्टि मिलती है कि मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मेरा सही जा रहा है। और बहुत अच्छा आंसर जब बाद में प्राप्त करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही उसे पुनर्बलन देना चाहिए। और इस तरह से ये पुनर्बलन जब दिया जाता है तो सीखने में गति आती है, जो क्रियाएं होती हैं वो और ज्यादा तीव्रता से आगे बढ़ती हैं। इसमें 2 बातें और आई। एक आया उद्दीपक, जो ध्यान आकर्षित करे, जिसके कारण क्रियाएं होती हैं, और जो क्रियाएं हो रही हैं उद्दीपन। दोनों में यहाँ आपको अंतर जानना है। उद्दीपक जिसके कारण, मान लीजिए भूख लग रही है, भोजन को देख करके आप चुपचाप क्लास में बैठे हो, शांति से अचानक से ही कोई छिपकली या सांप आ जाए तो आप उठ के भाग जाओगे, चिल्लाओगे। तो जिसे देख करके हुआ वो तो क्या हो गया, उद्दीपक, जैसे ही दिखा। और जो हाव भाव हमारे चेहरे पे आए, हमारी क्रियाएं हो रही हैं, डर जाना, चेहरा लाल हो जाना, उठ के भाग जाना, श्वास की गति बढ़ जाना, ये सारी किसमें आएंगी, उद्दीपन। इन दो का भी आपको यहाँ जानना है। तो इसमें कई सारी चीजें हमने जानी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया। ये अमेरिका के निवासी थे। इनके प्रयोग चूहे व कबूतरों पर किए गए। इन्होंने जिस डिब्बे में या जो बॉक्स काम में लिया, उस बॉक्स का नाम ही स्किनर बॉक्स दे दिया। इसमें एक खटका होता है जिसे अनजाने में, या वो तो अपने हिसाब से क्रियाएं करता है, अपनी मर्जी से करता है, कोई उस पर दबाव नहीं रहता, जिसके कारण ये खटका घूमता है और उसे अन्न के दाने या खाने को कुछ मिल जाता है। और धीरे धीरे ये जो इसकी क्रियाएं, उनसे ये इतना वो हो जाता है कि तुरंत ही जाके खटके पे रुकता है। इसके बाद उद्दीपक आया। उद्दीपक का मतलब जिसके कारण आकर्षण होता है या जो ध्यान को खींचता है, और उद्दीपन जो हाव भाव क्रियाएं आती हैं जिसके कारण ये करके। इस तरह से ये सिद्धांत रहा। अगला जो हमारा सिद्धांत होगा, अगले सिद्धांत पर हम चलते हैं। थायरनडाइक का आएगा अगला सिद्धांत। पहला पावलोव का हो गया।
अगले सिद्धांत पर चलते हैं। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है थायरनडाइक ने दिया, ये भी अमेरिका के निवासी थे। इनका प्रयोग बिल्ली पर किया इन्होंने और भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। उसे भी इन्होंने एक पिंजरे में ही बंद किया था और पिंजरे के बाहर उसके लिए खाना रख दिया। ये जो है सिद्धांत, इसके कई उपनाम दिए हैं, जैसे उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक, यहाँ उद्दीपक क्या है? भोजन दिख रहा है। प्रतिक्रियाएं, भोजन को देख के कौन कर रहा है? बिल्ली कर रही है, क्योंकि उसे भूख लग रही है जो उसे उद्दीप्त कर रही है भोजन प्राप्ति के लिए। तो इसी के उपनामों में देखते हैं उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, चयन एवं संबंधन का सिद्धांत। बहुत सारी क्रियाएं करेंगे वो, बार बार इधर उधर जाएगी, लेकिन उनमें से कई सारी जो क्रियाएं या कई सारे जो असफल प्रयास या कई क्रियाएं बार बार चलती रहेंगी, लेकिन कोई एक क्रिया ऐसी होगी जिस क्रिया की वजह से उसे सफलता प्राप्त होती है। तो इसी तरह से वो उस क्रिया का चयन कर लेता है कोई भी सीखने वाला। असफलता में सफलता का सिद्धांत, जैसे एडिसन ने किया था बल्ब का, उन्होंने कितने ही प्रयोग किए, बार बार उन्हें असफलता मिली और एक समय कहते हैं 1000 प्रयोग करने के बाद उन्हें बल्ब में सफलता, बल्ब बनाने में सफलता मिली। तो कहीं ना कहीं ये जो असफलता है ये सफलता की ओर आगे बढ़ाती है, या बार बार असफलता हमें कुछ और अच्छा या हटके करने की प्रेरणा देती है। इसीलिए हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनकी प्रयास में क्या कमी रह गई, उसमें सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। त्रुटि का मतलब गलती और प्रयास बार बार प्रयत्न करना। तो त्रुटियां भी होंगी, त्रुटि होने पर सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन उस त्रुटि से ही आगे बढ़ने के लिए हमें पुनः पुनः प्रयास करने पड़ते हैं। और ये भी इसी का नाम है अधिगम का बंध सिद्धांत। सीखने का बंधित सिद्धांत है, बंधन है, बार बार क्रियाएं होती रहेंगी, आपस में जुड़ती रहेंगी और हर एक से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यही का है SR थ्योरी का सिद्धांत, जिसे स्किनर ने RS नाम दिया था। पहले वो रेस्पॉन्स दे रहे, यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, पहले स्टिमुलस फिर रेस्पॉन्स, जबकि उन्होंने पहले रेस्पॉन्स रखा फिर स्टिमुलस रखा। तो उन्हीं के सिद्धांत, इनके ही सिद्धांत से उन्होंने ये लिया था। SR सिद्धांत से उन्होंने इसे क्या कर दिया? RS, स्किनर ने। इनका जो सिद्धांत है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। उसे भी पिंजरे में बंद कर दिया और उसके सामने उद्दीपक क्या रख दिया? भोजन रख दिया, जो उसे आकर्षित कर रहा था, जिसकी वजह से वो क्रियाएं करने पर मजबूर। तो वैसे ही अगर हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है या कुछ सीखना है तो उसके लिए प्रयास करना जरूरी है। एक बार में ही हम सब कुछ नहीं सीख जाते हैं, उसके लिए हमें बार बार प्रयास करने पड़ते हैं और हर बार अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये जो है इसका उदाहरण के लिए कई बार हम देख लें, जैसे साइकिल चलाना सीखना। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है, जैसे टाई की गांठ बांधना हर किसी के लिए संभव नहीं है, उसके लिए हम बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हम इजी वे में उसे बांध देते हैं। तो इस तरह से ये छोटा बालक अगर चलना सीखता है, एक छोटा बच्चा है, वो अगर चलना सीख रहा है, अब छोटा सा होता है, बार बार लड़खड़ाता है, गिरता है, बार बार पड़ता है, लेकिन फिर भी वो चलना नहीं छोड़ता है। अगर वो गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो शायद वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। तो इसके लिए जरूरी होता है प्रयास करना, और प्रयासों से क्या मिलती है? सफलता। तो ये है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। इन्होंने एक बहुत ही उपयोगी बात कही है, इनके द्वारा 8 नियम दिए गए। इन 8 नियमों को देख लेते हैं एक बार हम। थायरनडाइक के द्वारा ही सीखने के 8 नियम दिए गए।
जिनमें से 3 नियम को हम मुख्य नियम मानते हैं और 5 को गौण नियम या द्वितीय नियम या सेकेंडरी नियम के नाम से जानते हैं। थायरनडाइक के द्वारा नियम दिए, इन नियमों का 2 उसमें वर्गीकरण किया, मुख्य नियम गौण नियम, इन्हें द्वितीय नियम भी कहते हैं। मुख्य नियमों की संख्या 3 मानी, इनकी संख्या 5। तो इस तरह से इन्होंने 8 नियम दिए, जिनमें 3 तो हो गए मुख्य नियम और 5 हो गए गौण नियम। इन मुख्य नियमों में 3 कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले दिया तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। दूसरा है अभ्यास का नियम। अभ्यास। तीसरा है प्रभाव का नियम। सीखने के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों नियम। कई बार कंपटीशन में या एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा मुख्य नियम नहीं है, तो आप इन तीनों को याद रखोगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये किस में आता है? थायरनडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम है अधिगम के, उनमें आता है। तीनों की अगर हम बात करें, तत्परता से मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रेरित होना, अपने आप से तैयार होना, शारीरिक या मानसिक रूप से खुद को तैयार रखना, तभी बालक सीख पाएगा या व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। किसी के लिए भी मान लें तो यहाँ तत्परता के नियम का एक क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एक प्रश्न आया था कि घोड़े को तालाब पे तो ले जाया जा सकता है परंतु उसे पानी नहीं पिलाया जा सकता। क्यों नहीं पिलाया जा सकता? क्योंकि उसे प्यास नहीं है, वो पीने के लिए तैयार नहीं है। तो उसे हम चाहे कितना भी खींच के ले जाए, वो पानी नहीं पिएगा। वो पानी तभी पिएगा जब उसका मन होगा, उसे प्यास लगेगी। तो वैसे ही अगर सीधे से उसमें हम देखें, बच्चों को हम क्लास में दबाव से, डर से बिठा तो सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से अगर अंदर से प्रेरित नहीं है, वो शारीरिक या मानसिक रूप से तैयार नहीं है, तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने में ये बहुत ही प्रभावी नियम है तत्परता का नियम, जिसमें शारीरिक और मानसिक रूप से, शारीरिक प्लस मानसिक दोनों रूप से तैयार होना जरूरी है। अगर तैयार है तो ऊपर होगा, सीखने की ओर आगे बढ़ेगा। दूसरा इसमें आता है अभ्यास। अभ्यास भी हम कब करते हैं? कोई चीज हमारे उपयोग की है या अनुपयोगी है। अगर उपयोगी होगी तो हम अभ्यास करेंगे, उपयोगी नहीं है तो हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास करने का मन तभी करता है जब हमें कहीं कोई बढ़त मिलती है, अग्रसर होते हैं, कुछ उसके बदले में मिलता है। अगर उपयोगी है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो हमारा मन उस कार्य के लिए नहीं करेगा। कई बार हम सोचते हैं कोई ये ज्यादा काम का नहीं है, छोड़ो इसको, लेकिन अगर उपयोगी है तो उसे हम बार बार। तीसरा जो आता है प्रभाव का नियम, संतोष। किसी कार्य को करने से हमें संतुष्टि मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, कुछ बदले में मिलता है, या असंतोष। दोनों ही स्थितियां चल रही हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सीधा सा आपको उदाहरण दे देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड से निकल रहा है और
कहीं अगर रेड बत्ती है फिर भी वो वहां से निकलता है, क्रॉस करता है सिग्नल पर, नहीं रुकता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? चालान भरना पड़ेगा। इस चालान के भरने के बाद जब भी वो वहां से निकलेगा, क्योंकि एक बार हो सकता है 500 भी जाए, 100 भी जाए, या फ्री में भी काम चल जाए, लेकिन उसे देखते ही उसे याद आ जाएगा कि फला जगह मेरी जेब कटी। जेब से मतलब मुझे चालान भरना पड़ा। तो या तो वो बच के निकलेगा या वो ग्रीन लाइट जब तक होगी तब तक वेट करेगा। तो इस चीज ने उसे प्रभावित किया है। वैसे ही अगर छोटा बालक सीखता है, विद्यार्थी सीखता है, अगर हम उसे सीखने के लिए कुछ अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, उसकी जो क्रियाएं हुई हैं उनके बदले अच्छा परिणाम उस तक प्रेषित करते हैं, तो उसकी गति सीखने में बढ़ जाएगी। तो ये 3 इसके मुख्य नियम है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। गौण नियमों में ज्यादातर केवल संख्या पूछी जाती है। थायरॉइड के मेन बात तो ये हो गई, नियमों को कितने उसमें बांटा है? 2 भागों में बांटा है, जिसमें मुख्य नियम और गौण नियम। इन्हें प्राथमिक या द्वितीयक के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य नियम में 3 होते हैं। 3 कौन कौन से? इनका मैंने आपको बता दिया। इनसे भिन्न कोई पूछ लिया जा सकता है कंपटीशन, और वैसे अगर एग्जाम होगी बीएड बीएसटीसी के उसमें, तब तो आपको सबका वर्णन करना ही है। तो अब हम बात करते हैं गौण नियमों की, जिसमें सबसे पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत। कोई एक क्रिया नहीं, बहुत सारी क्रियाएं करनी होंगी। दूसरा हो जाता है इसमें आंशिक क्रिया। आंशिक क्रिया का सिद्धांत। तीसरे अगर नियम की बात करें, मनोवृत्ति का सिद्धांत। एक शिक्षक के लिए बहुत ही उपयोगी होता है ये मनोवृत्ति। ये बालकों को प्रेरित करने में शिक्षक इसका प्रयोग कर सकता है, अभिप्रेरित करने के लिए, उनकी मनोवृत्ति को बदलने के लिए, या उन्हें पढ़ाई में तैयार करने के लिए। मनोवृत्ति का सिद्धांत। अगला आता है इसका 4th नंबर, आत्मक्रिया का सिद्धांत। आत्मक्रिया से मतलब अपने आप से। जब तक हम आत्मीकरण नहीं करेंगे किसी चीज को सीखने के लिए, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। और 5वां इसका नियम है साहचर्य का सिद्धांत। एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे से कमी पूर्ति करना। तो इस तरह से इसके जो 5 हैं, ये गौण या द्वितीयक नियम है। थायरॉइड ने ये भी नियम दिए हैं। इनमें अगर बात आती है, सबसे पहले इसमें चलते हैं अंश से पूर्ण की ओर, छोटे छोटे अंशों से पूर्णता की ओर। जैसे हम कोई पौधे वगैरह का कोई एक भाग पढ़ाते हैं और फिर लास्ट में जाके उसका पूरा वर्णन देते हैं। बहु प्रतिक्रिया में बहुत सारी क्रियाएं होंगी, उनमें से कोई एक क्रिया जैसे उसकी सेलेक्ट हुई थी बिल्ली की, वो बार बार उछल कूद करती रही, या एडिसन ने जो प्रयोग किया उसमें से, तो बहुत सारी क्रियाओं में से किसी एक की होती है। अगला है मनोवृत्ति का, वेरी इम्पोर्टेंट। एक शिक्षक के लिए बहुत ही काम का है ये। कक्षा में बालक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके पास कुछ ऐसा जादू, एक तरह से ऐसी तरकीब, ऐसे तरीके होने चाहिए कि वो अपनी बातों से विद्यार्थियों को प्रेरित कर सके। जब तक वो प्रेरित नहीं होंगे तब तक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो ज्ञान के साथ साथ
कुछ ऐसे तरीके भी होने चाहिए, कुछ ऐसे कौशल होने चाहिए जिससे विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया जाए। और आत्मक्रिया की बात आती है तो आत्मक्रिया में भी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। किसी को पहले जानते हैं, समझते हैं, उसी में से कई बार किसी को आइडियल मान लेते हैं, उसके जैसा आचरण करते हैं, तो ये आत्मक्रिया से ही प्रेरित होता है। और लास्ट आता है साहचर्य का सिद्धांत। कई बार तो दोस्ती यहाँ तक बढ़ जाती है कि उसके न होने पर भी उसकी फोटो के साथ बात करके ही अपना जो समय है उसे निकाल लेते हैं, या कहीं ना कहीं अपने मन की बातों को कह लेते हैं। तो ये साहचर्य के सिद्धांत में ही आता है। अब इसके अगर हम उदाहरणों की बात करें तो एक वो मुख्य नियम में मैंने आपको बता ही दिया। ये मुख्य नियम भी कितने हैं? 3 हैं। एक ही 3 है। अभ्यास, तत्परता, प्रभाव। कैसे भी कर लें, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रम से ऐसे ही चलें। वेरी इंपोर्टेंट है। थायरनडायक के जो सीखने के नियम हैं 2 भागों में इन्हें बांटा, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में 3 आते हैं और इसके अंदर 5 आते हैं, जिनका हमने व्यापक रूप से वर्णन किया। अब अगला जो हमारा नियम आएगा उसमें अधिगम का, अभी मैस्लो का रह रहा है। बाकी कुछ सामाजिक सिद्धांत के भी नियम हैं, कुछ संज्ञानात्मक सिद्धांत भी हैं, जिनमें जीन प्याजे है, गेस्टाल्ट है, बहुत ही उपयोगी रहेंगे। तो इस तरह से हमने आज लगभग 2 सिद्धांत को कंप्लीट किया। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आता है, तो आप लाइक व शेयर करें। ऐसा तो है नहीं है कुछ आपका चार्ज लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें भी मोटिवेशन मिलता है तो अच्छा लगता है। धन्यवाद।